Now, in previous session, we have discussed about the till section 33, that is cancellation of instrument. Okay, we have discussed rectification, then we have discussed recession, then we have discussed cancellation of instruments. Is it clear? Now, in this lecture, we are going to discuss about the declaratory decrees. We are going to discuss about the declaratory decrees. अब ये declaratory decree है क्या, इसका purpose क्या है declaratory decree का? देखो, इसका जो purpose है ये क्या है कि अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी में अगर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ अनसर्टेनिटी है, जैसे क्या आपकी प्रॉपर्टी में कोई अनसर्टेनिटी है या आपके लीगल कैरेक्टर में कोई अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी को आप कैसे रिमूव कर सकते हो? बाय फाइलिंग अ डिक्लेरेटरी सूट। इज इट क्लियर? इसका पर्पस क्या है डिक्लेरेटरी डिक्रीज का, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ अनसर्टेन है, कोई लीगल कैरेक्टर में अनसर्टेन है, तो उस केस में आप क्या करोगे? डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर दोगे। तो यही पर्पस है, और उससे अपनी प्रॉपर्टी में टाइटल या फिर अपना लीगल राइट है वो डिक्लेयर करवा दो। तो सेक्शन, अब ये जो आपका है, ये जो नॉर्मल लॉ ऑफ प्रोसीजर है, इज इट क्लियर? नॉर्मल लॉ ऑफ प्रोसीजर है, जो कि लॉ ऑफ एविडेंस भी हो सकता है, विच मे बी लॉ ऑफ एविडेंस ऑल्सो, और यू कैन से इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सीपीसी के, उसके अंडर भी हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिक्लेरेटरी डिक्री का बेसिक प्रिंसिपल है सारे सिचुएशन में, वो क्या होना चाहिए? इन एवरी सिचुएशन इट मस्ट बी फेयर एंड जस्ट। इज इट क्लियर? इट मस्ट बी फेयर एंड just. So basic principle is that when actual dispute comes, then one cannot go to the case in case of anticipation, कि कुछ होने वाला है, उस तब आप नहीं दे सकते कि something is going to happen, उस केस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो. So one can go into the courts of law when some damage has been done to the party. Is it clear? तो आप कब जा सकते हो कोर्ट में? जब कोई डैमेज हुआ है, उससे पहले नहीं आप जा सकते हो. आपको लग रहा है कि डैमेज हो सकता है, इस वजह से आप कोर्ट में जा रहे हो. नो, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट अनलेस एंड अनटिल देयर इज एक्चुअल डैमेज. तो ना नेचर क्या है? सो ये जो ये डिक्लेरेटरी डिक्री की रेमेडी है, दैट इज preemptive in nature. That is preemptive. Now, what do you mean by the preemptive? That is before the other party goes to the court. दूसरी पार्टी के कोर्ट जाने से पहले आपने चैलेंज कर लिया, आप कोर्ट में जा रहे हो और उस एक्शन को प्रिवेंट कर रहे हो. इज इट क्लियर? यू आर प्रिवेंटिंग दैट एक्शन. सो दैट इज प्रीएम्प्टिव. सो अब ये डिक्लेरेटरी डिक्री का नेचर क्या है? प्रीएम्प्टिव है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी, दैट इज इट मीन्स जो डिक्लेरेटरी डिक्री का नेचर क्या है? टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन. नॉर्मली मैंने आपको क्या बोला है कि जब कोई डैमेज होता है तब आप कोर्ट में जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका नेचर क्या है इस रेमेडी का? वो नॉर्मल प्रिंसिपल के एक्सेप्शन है. वो क्या है? दैट इज टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन एंड टू अवॉइड uncertainty and to avoid uncertainty for your property or for any legal determination of the right of a person. Is it clear? Legal determination of the right of person under threat of challenge to bring about the certainty of legal position, विच और उसको हम क्या बोलते हैं? सो यहाँ इसी को ही हम डिक्लेरेटरी डिक्री बोल रहे हैं, जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी के राइट को डिक्लेयर करवा रहे हो या अपने लीगल राइट को डिक्लेयर करवा रहे हो. अब ये जो था ये सिर्फ 2 सिचुएशंस में ही अलाउ हुआ था. वो कौन सी है वो मैंने आपको बता दी है, प्रॉपर्टी और लीगल राइट. सो प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी होगी? प्रॉपर्टी इज इट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी? सो नथिंग इज मेंशन्ड इन सेक्शन 34. सो वी हैव बोथ. Property includes both. Property includes both movable property and immovable property under the threat of challenge, because it has already been challenged or likely to be challenged by the defendant. So declaratory decree ये possible है for the matters of property right. Next क्या है? Legal character.
आप अपने लीगल राइट को डिक्लेयर करने के लिए क्या कर रहे हो, डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर रहे हो। सो जब लीगल करेक्टर है पार्टी का, दैट वाज अंडर थ्रेट। आपका कोई लीगल करेक्टर है, सपोज आपका लीगल करेक्टर इन द सेंस यू कैन से बर्थ राइट है आपकी, सॉरी बर्थ डे है कि किस दिन आपका जो लीगल राइट है, आपको पता है कि आप किस दिन बॉर्न हुए थे, ठीक है, आप वो लीगल करेक्टर पार्टी का थ्रेट के अंडर है, चैलेंज कर रहे हैं आइदर एक्चुअली और प्रोबेबल, देन टू क्लेरिफाई दी पोजीशन। कोर्ट ने क्या अलाउ कर दिया पर्सन को जो जिसको थ्रेट के अंडर है, सपोज आपकी बर्थ डेट को चैलेंज किया जा रहा है तो आप अंडर थ्रेट हो, तो कोर्ट आपको अलाउ कर देंगे कि आप कोर्ट के पास जाके अपनी पर्सनल लीगल करेक्टर को डिसाइड करवा लो, अपने पर्सनल लीगल स्टेटस को डिसाइड करवा लो, so there may be certainty for future. Is it clear? अब बर्थ डेट है, उसके लिए देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बर्थ डेट, क्योंकि आपको आगे जो भी करना है उसमें जनरली आपकी बर्थ डेट पूछी जाती है व्हेन यू वर बॉर्न। तो ये इनकी फ्यू, अगर आपकी अब डिबेट में इश्यू में है वो लीगल करेक्टर आपका थ्रेट के अंदर है, तो वहां पे जाके आप कोर्ट में डिक्लेयर करवा सकते हो ताकि फ्यूचर पर्पसेस के लिए वो आपकी बर्थ डेट है सर्टेन हो जाए। सो दिस इज ऑल लीगल करेक्टर। सो ये जो प्रीएम्प्टिव रेमेडी है, मीन्स की रेमेडी ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री, ये ओरिजिनली किन्होंने कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, चांसरी कोर्ट्स ने ओरिजिनेट की थी इनको, एंड नाउ दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इज इट क्लियर? तो डिक्लेरेटरी डिक्री में आपके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 34 एंड 35, लेकिन यहाँ पे कोर्ट्स की डिस्क्रिशनरी पावर है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो डिक्लेयर कर देंगे आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल है या फिर आपके लीगल करेक्टर है। तो ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी है कोर्ट की कि वो आपको डिक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट करेंगे या नहीं। अगर हम अब सेक्शन 34 को एनालाइज करते हैं, इज इट क्लियर? इफ वी एनालाइज सेक्शन 34, वी हम वहां से कुछ कंडीशंस आती हैं और वो कंडीशंस क्या हैं वो हम कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो रेमेडी है आपकी, रेमेडी इज अवेलेबल व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी। रेमेडी कब अवेलेबल है? जब आपकी राइट टू प्रॉपर्टी में मूवेबल और रिमूवेबल दोनों आ जाएगा। इट इज अंडर थ्रेट बाय एक्चुअल डैमेज, इज इट क्लियर? इट इज अंडर थ्रेट बाय एक्चुअल डैमेज और थ्रेट ऑफ चैलेंज फ्रॉम द डिफेंडेंट। तो यही सेक्शन 34 में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एडवर्स पोजेशन में है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इट इज इन द एडवर्स पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट, तो उस केस में आपका क्या है, यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो, डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकते हो। सेकंड क्या है, सेक्शन 34 को एनालाइज करेंगे, दैट इज लीगल करेक्टर ऑफ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन चैलेंज्ड, और या तो आपने ऑलरेडी चैलेंज कर लिया या अंडर थ्रेट ऑफ चैलेंज है। सो लीगल करेक्टर है, अगर आपको देखोगे लीगल करेक्टर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किया गया और ना ही किसी और लॉ में, किसी और लेजिस्लेशन में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को लीगल करेक्टर को एक्सप्लेन किया गया, इंटरप्रेट किया गया है लार्ज नंबर ऑफ केसेस बाय जजेस एंड जूरीज। जब भी कोई हमारे पास टर्म डिफाइन नहीं होती है तो उस टर्म को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस गिवन बाय द जजेस, या कोई मीनिंग उन्होंने दिया है, तो दैट इज, तो लेट अस लुक एट द मीनिंग, व्हाट यू मीन बाय द लीगल करेक्टर। नाउ एक लॉर्ड जस्टिस पोलक ने एक्सप्लेन किया था कि लीगल करेक्टर क्या है। उनके जस्टिस पोलक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स को मेजर क्लास ऑफ राइट्स में डिस्टिंग्विश किया गया है। उनके टू मेजर क्लासेस ऑफ राइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है और प्रोटेक्ट की जा रही है अंडर द लॉ। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू पोलक, ये जो पोलक है, जस्टिस पोलक है, उनके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है उनकी टू मेजर क्लास ऑफ राइट्स हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। एग्जैक्टली। और फर्स्ट, अब टू मेजर क्लासेस है, वो कौन सी क्लासेस हैं? फर्स्ट है प्रोप्राइटरी राइट्स। First is proprietary rights, means which are rights of an individual, means which are rights of individual relating to some property, either it is movable or immovable property. दूसरा क्या है मेजर क्लास, सेकंड मेजर क्लासेस, कि कुछ ऐसी राइट्स हैं
दैट देयर आर सम अदर राइट्स जो कि लॉ ने ग्रांट की है, लॉ के अंडर आपको वो मिली है राइट्स और उन्होंने प्रोटेक्ट भी की है, जो प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं है, बट वो राइट्स जो प्रोटेक्ट और ग्रांट की गई है इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ पर्सन। जैसे अभी मैंने आपको कहा बर्थ का आपका, या फिर आप और एग्जांपल ले सकते हो राइट टू वोट, ये भी आपको लॉ ने दी गई है, राइट ग्रांट की गई है कि आप वोट कर सकते हो, और ये प्रोटेक्ट भी की गई है आपकी राइट। सो ये नॉन प्रोप्राइटरी राइट्स जिनका लीगल करेक्टर है। सो अगर ये चैलेंज में होंगी, अगर आप इसको चैलेंज करोगे तो डिक्लेरेटरी डिक्री आपको मिल सकती है सेक्शन 34 के अंडर। इज इट क्लियर? अब ये काफी केसेस से हमें ये भी पता लग रहा है कि ये पर्सनल राइट्स जो पर्सनल राइट्स हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं, लीगल करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स फॉर व्हिच डिक्लेरेटरी डिक्री इज अवेलेबल। सो कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे डिक्लेरेटरी डिक्री पॉसिबल है। वो एग्जांपल क्या है कि जो क्लेम है लेजिटिमेसी का, द क्लेम ऑफ लेजिटिमेसी बाय अ पर्सन इज लेजिटिमेट। ठीक है, आप अगर किसी की लेजिटिमेसी क्वेश्चन में है, ठीक है, इट इज अंडर अंडर द थ्रेट, तो वहां पे आप डिक्लेरेटरी डिक्री सॉर्ट कर सकते हो कि ये पर्सन लेजिटिमेट है। सेकेंड और एग्जांपल ले लो कि जो पर्सन है वो अडॉप्टेड सन है या नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन में है, तो उसके लिए आप डिक्लेरेटरी डिक्री सॉर्ट कर सकते हो कि ये पर्सन है, ये जो पर्सन है ये अडॉप्टेड सन है, इस पर्टिकुलर कपल ने किया है इसको। और एग्जाम्पल है कि पर्सन इट इज ही इज आइदर अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर ऑफ द अडॉप्टेड सन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, पर्सन की ये लीगली वेडेड हस्बैंड है या वाइफ है और किसी पर्सन की। इज इट क्लियर दैट द पर्सन इज लीगली वेडेड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ अनदर पर्सन। इज इट क्लियर? पर्सन है वो डिवोर्सी है, लुनाटिक है, ट्रस्टी है, वॉट एवर, तो ये भी सारी आपकी डिक्लेरेटरी डिक्रीज में आप सॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, स्टेटस बाय इलेक्शन और अपॉइंटमेंट। स्टेटस बाय इलेक्शन और अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये लीगल करेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, एक इंडिविजुअल के लीगल करेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। सो यह जो स्टेटस बाय इलेक्शन और अपॉइंटमेंट, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लीगल करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन को इलेक्ट किया गया एज अ मेयर, या फिर किसी म्यूनिसिपल बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया गया है, कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर है, कंपनी का मेंबर का अपॉइंट किया गया कंपनी का, या वोट के पर्पस में, उसमें क्या कहा जाएगा कि ये लीगल करेक्टर है इसका, दैट विल बी प्रोटेक्टेड। इज इट क्लियर? कुछ पब्लिक नेचर की राइट्स भी हैं। पब्लिक नेचर की राइट्स जैसे आई एम अ वोटर, पब्लिक नेचर की राइट्स क्या है, आई एम अ वोटर। इज इट क्लियर? वहां पे आपका आ जाएगा कि आई एम अ वोटर, तो ये पब्लिक राइट की नेचर है ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। या फिर आप और कह सकते हो कि पब्लिक नेचर की जैसे राइट आपकी प्रोसेशन की राइट्स आ गई है, राइट ऑफ वर्शिप आ गई, किसी मंदिर में जाके, गुरुद्वारा में जाके, कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप वर्शिप कर रहे हो, दैट इज अ राइट ऑफ पब्लिक नेचर। राइट ऑफ फ्यूनरल है, राइट ऑफ ब्यूरर है, पर्सन अगर इंसॉल्वेंट है, दैट पर्सन इज SC ST वॉट एवर, तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा, नेचर ऑफ पब्लिक राइट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, पर्सन अगर ही इज इंटाइटल्ड टू द चीफ प्रीस्ट ऑफ वर्शिप, पर्सन ही इज इंटाइटल्ड टू द चीफ, he is entitled to the chief priest of worship। पर्सन है इज अ टेनेंट, पर्सन है कोई टेनेंट है, टेनेंट ऑफ प्रोमिसेस और मॉर्टगेजी विद द राइट ऑफ पोजेशन। पर्सन ही इज अ होल्डर ऑफ ट्रेडमार्क और राइट ऑफ पेटेंट या स्पेसिफिक डिजाइन, ये भी आपके आ जाएंगे, लीगल करेक्टर आ जाएगा। पर्सन है सर्टिफाइड गार्डियन है पर्टिकुलर वार्ड का, तो वो भी एक आपका लीगल करेक्टर आ जाएगा। पर्सन कोई फ्रीडम फाइटर है, वॉर विडो है, वॉट एवर, सीनियर सिटीजन है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लीगल करेक्टर के हैं।
अब कुछ ऐसे भी केसेस हैं, इन सब केसेस में ये लीगल करेक्टर के और डिक्लेरेटरी डिक्री आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो डिक्लेरेटरी डिक्री है दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट पावर, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। सो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे डिक्लेरेटरी डिक्री को रिफ्यूज किया गया है, केसेस वेयर डिक्लेरेटरी डिक्री हैज बीन रिफ्यूज। वो कौन सी है, जनरली कहाँ पे रिफ्यूज की जाती है डिक्लेरेटरी डिक्री आपको, जहां पे नेगेटिव डिक्लेरेशंस आर जनरली रिफ्यूज, जो नेगेटिव डिक्लेरेशंस हैं वो जनरली रिफ्यूज किए जाते हैं, इसलिए जो नेगेटिव हैं। सो इट मींस ऑल द पॉजिटिव डिक्लेरेशंस दे आर, उन्हें, उनमें आपको डिक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट की जाती है, और जितने भी नेगेटिव डिक्लेरेशन है उन्हें जनरली रिफ्यूज की जाती है। सो डिक्लेरेशन दो तरह के हो गए आपके, पॉजिटिव डिक्लेरेशन एंड नेगेटिव डिक्लेरेशन। इज इट क्लियर? सो नेगेटिव डिक्लेरेशन दे आर रिफ्यूज। सेकंड क्या है, स्टेटस व्हिच डज नॉट कैरी एनी प्रिविलेज इज नॉट अ लीगल करेक्टर, कि जो स्टेटस जिसमें कोई भी प्रिविलेज नहीं है वो भी लीगल करेक्टर का नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि डिक्लेरेशन दो तरह की है, तो पॉजिटिव डिक्लेरेशन सेक्शन 34 में अलाउ की गई है, और नेगेटिव है वहां पे सेक्शन 34 में अलाउ नहीं की गई है। बट अगर नेगेटिव डिक्लेरेशन का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है, तब सेक्शन 34 वहां पे डिक्लेरेशन अलाउ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से, मैंने आपको बोला, प्लीज ये पॉइंट ध्यान से सुना, कि मैंने कहा है आपको नेगेटिव डिक्लेरेशन है इट डजंट अलाउ अंडर सेक्शन 34, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट, बट इफ इट्स इम्पैक्ट इज पॉजिटिव देन 30 सेक्शन 34 अलाउज। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है, दे आर गोइंग टू मैरी, एक एक लड़का लड़की है, दे आर गोइंग टू मैरी, लेकिन क्या है W1, मतलब एक और लड़की आ जाती है और वो कह रही है कि मेरी शादी ऑलरेडी H से हो रखी है, हस्बैंड से, इस लड़के से ऑलरेडी मेरी शादी हो रखी है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव डिक्लेरेशन है। किस तरह से है, क्योंकि जैसे वो लड़की आती है कि इस लड़के से मेरी शादी हो रखी है, तो वो लड़का कोर्ट में जा रहा है, डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर रहा है कि W1 इज नॉट हिज वाइफ। जो लड़की आई है वो उसने कहा ये मेरी वाइफ नहीं है, तब यहाँ पे नॉट हिज वाइफ आ गया, तो इट मींस इट इज अ नेगेटिव डिक्लेरेशन। लेकिन अब जो इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट पॉजिटिव है, किस तरह से, इन फेवर ऑफ W, जो पहले लड़की थी जिससे लड़के ने कहा था इससे मेरी शादी होने वाली है, तो उसके फेवर में जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि तभी उससे शादी होगी जब W1 को बोलेगा ये मेरी वाइफ नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन अलाउ की करवाई जा सकती है कोर्ट से। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, अब देखो सेक्शन 34 के अंडर प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 34? सेक्शन 34, अंडर सेक्शन 34 कोर्ट ऑफ प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन हैज टू बी अप्रोच्ड। इज इट क्लियर? प्लेंटिव अगर डिक्लेरेटरी डिक्री का सूट फाइल कर रहा है तो वहां पे उसको प्रॉपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, मींस की ज्यूरिसडिक्शन, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उसी कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन का सूट फाइल करेगा विद स्पेसिफिक, और प्लेंट में अपनी स्पेसिफिक प्रोविजंस क्लेम करेगा कि प्लेंटिफ है, ही इज इंटाइटल्ड टू द प्रोप्राइटरी राइट्स। ठीक है, कि प्लेंटिफ है उसके लिए कुछ प्रोप्राइटरी राइट्स है, ही इज इंटाइटल्ड टू द प्रोप्राइटरी राइट्स जब सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी का या लीगल करेक्टर, और व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज ग्रांटेड पर्सनली स्टेटस अंडर द लॉ व्हिच इज बीइंग ऑलरेडी डिनाइड बाय द डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट डिनाई कर रहा है और वो कह रहा है ये मेरा राइट है, मैं इंटाइटल्ड हूँ इस राइट के लिए। तो डिफेंडेंट है, जो डिफेंडेंट कौन है, दोज हु डिनाइड, जिसको डिनाई किया गया है स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी को, और जो डिफेंडेंट्स है वो इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। सो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, प्लेंटिफ के, वो प्लेंटिफ ही कोर्ट को कन्विंस करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि जो डिफेंडेंट है जो कह रहा है वाई, वो यही प्रूफ करेगा कि डिफेंडेंट क्यों इंटरेस्टेड है, वो अपनी राइट्स को क्यों चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये इस राइट के लिए तो मैं इंटाइटल्ड हूँ, मेरी राइट है, व्हाई डिफेंडेंट इज इंटरेस्टेड इन चैलेंजिंग हिज राइट्स। सो स्पेसिफिक मेंशन क्या करना पड़ेगा आपको, प्लेंट में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि जो ये डिक्लेरेशन का सूट है और जितने भी कॉन्सिक्वेंटिव रिलीफ यहाँ से अराइज हो रहे हैं, जितने भी रिलीफ अराइज हो रहे हैं इस डिक्लेरेशन से, वो मेंशन करोगे आप प्लेंट में, और वहां पे कोई भी फर्दर रिलीफ नहीं मांगोगे।
Is it clear? अगर कोई there is no further consequential relief required in the plaint. So ये important part है plaint का declaration suit में, क्योंकि ये specific provision है section 34 में कि जो भी आप claim करना है अपनी plaint में सारा clearly आप mention करोगे, कोई further relief नहीं मांगोगे. अब मैंने वर्ड यूज किया था कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ. सो कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ का, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है इसको. सेक्शन 34 है वो बार करता है प्राइमरी रेमेडी ऑफ डिक्लेरेटेड. Section 34 bars the primary remedy of declaratory decree if plaintiff fails to ask for consequential relief. Is it clear? अब वो कह रहे हैं कि declaratory decree भी नहीं मिलेगी अगर plaintiff ने consequential relief नहीं मांगा with the declaration. ये आपकी explanation है, हम bare language देखेंगे. पहले आप एक basically understand कर लो कि what is section 34. तो अब यहाँ पे क्या है कि क्या बार कर रहा है वो, declaratory decree बार कर रहा है अगर प्लेंटिफ ने कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ नहीं मांगा. तो ये कोर्ट्स पे बार है, मैंडेटरी ड्यूटी इंपोज करती है कि अगर उसने कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ नहीं मांगा तो डेक्लेरेटरी डिक्री भी नहीं मिलेगी. नाउ सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाई देयर इज अ बार ऑन द कोर्ट और कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ क्या है एंड व्हाई दिस रेमेडी इज डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एडिशनल रेमेडी. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो कॉन्सिक्वेंशियल रेमेडी है वो कौन सी रेमेडी है, विच फ्लोज एंड अराइजेस आउट ऑफ द फॉर्मल डिक्लेरेशन. इसलिए कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या है, ये वो रेमेडी है जो कहां से आती है, कहां से फ्लो होती है, कहां से अराइज हो रही है, आउट ऑफ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स either to property or personal character of plaintiff. तो ये जो consequential relief है is required to be sought under section 34 to prevent multiplicity of litigation. Is it clear? तो ये जो consequential relief आपको क्यों चाहिए, ताकि section 34 के अंदर multiplicity of litigations ना हो सके, क्योंकि पहले because first जो पार्टी है would claim the right, declaration लेगी और अगर वो उसने डिक्लेरेशन का सूट फेल हो गया देन ही विल, तो वो क्या करेगा कि ये राइट को इन्फोर्स करो, वो दोबारा सूट फाइल करेगी कि इस राइट को इन्फोर्स करा जाए. सो ये सब सारा काम एक ही लिटिगेशन में एक ही सूट में किया जाएगा. इसी वजह से कोर्ट को बार किया गया है कि अगर पार्टी ने प्लेंटिफ ने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा है तो उस केस में वो क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा है तो उन्हें डिक्लेरेटरी डिक्री भी नहीं मिलेगी. सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट फॉर प्रिवेंटिंग, नॉट ओनली फॉर प्रिवेंटिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन. प्लीज आई ध्यान से सुनो, आई हैव यूज्ड द वर्ड नॉट ओनली. ये जो ये किस लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ मांगना, ये सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है कि टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन बट आल्सो फॉर प्रिवेंटिंग वेक्सेशियस लिटिगेशन. इज इट क्लियर कि जस्ट उसको आप हरासमेंट कॉज कर रहे हो, इस वजह से आपने इसको मना किया है, ठीक है, कि वहां पे डिक्लेरेटरी डिग्री नहीं मिलेगी. बिकॉज मेयर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स रिक्वायर्स वेरी नॉमिनल एंड नॉमिनल कोर्ट फी, देयरफॉर प्रोसीजर कैन बी अब्यूज्ड. इज इट क्लियर? सो ये था आपका कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ का है क्या है और क्यों बार किया गया है कि अगर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा तो डिक्लेरेटरी डिग्री भी नहीं मिलेगी. Now, what is the difference between consequential relief and additional remedy? अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है. ना कि अगर पर्सन है, पर्सन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्लेम किया है कि वो ओनर है इस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी का और उन्होंने डेक्लेरेटरी डिक्री भी सीक की है फॉर वे इट विच इज इन एडवर्स पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट. इज इट क्लियर? देखो रिपीटिंग इट अगेन कि एक पर्सन है, उन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में एज अ ओनर क्लेम किया है कि वो इस प्रॉपर्टी का ओनर है और उन्होंने डेक्लेरेटरी डिक्री सीक की है इसके लिए जिसके कि डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट के पास इस प्रॉपर्टी की एडवर्स पोजीशन है. तो वहां पे क्या होगा, जो कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ है इस केस में वो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ क्या मांगोगे डेक्लेरेटरी डिक्री के साथ आप, वुड बी आल्सो रेमेडी टू गेट बैक द पोजेशन.
इज इट क्लियर? कि साथ में डिक्लेयर आपने अपना टाइटल तो डिक्लेयर करवा लिया, साथ में आप उससे क्या मांग रहे हो कि मुझे इस डिफेंडेंट से प्रॉपर्टी की पोजेशन भी वापस ला दो। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने यही बोला ना कि डिफेंडेंट के पास है, जो दूसरा पर्सन है उसके पास क्या है, आपकी पोजेशन, एडवर्स पोजेशन है। तो डेक्लेरेटरी डिक्री तो आप मांग रहे हो कि मैं ओनर हूं इसका, लेकिन साथ में आपको कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ मांगना पड़ेगा। और कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ क्या है, वो कि इस पोजेशन को वापस दिलवाया जाए। इज इट क्लियर? इस पोजेशन को वापस दिलवाया जाए जो उसके पास एडवर्स पोजेशन है। लेकिन अगर कोई डैमेज कॉज हुआ अब इस प्रॉपर्टी से, कि प्लेंटिफ को अगर कोई डैमेज कॉज हुआ है या कोई मेसने प्रॉफिट अराइज हुए हैं दैट दे आर इंसिडेंशियल एडिशनल है, तो कि आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो डिक्लेरेटरी डिक्री में, लेकिन यहाँ पे ओनर ओनर की राइट है, ओनरशिप की राइट है कि विदाउट द डिमांड ऑफ पोजेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कोर्ट है वहां, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रॉफिट हुआ है उस टाइम पे, तो वो डैमेजेस हुए हैं, आपको डैमेजेस हुए हैं, तो यू विल गेट दोस डैमेजेस ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या एडिशनल रेमेडी कौन सी होगी है कि कोई प्रॉफिट अराइज हुए हैं, कोई आपके रेंट्स वगैरह थे इसमें आपको मिले हैं, या कोई किसी भी तरह का डैमेज हुआ है, वो एडिशनल रेमेडी होगी आपकी। नाउ you have understood what is consequential remedy and what is additional remedy, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। इज इट क्लियर? Now there is a case law on this regarding the consequential relief and additional decree, additional remedy. So write the citation: Mangli Lal Sharma versus State of MP. Mangli Lal Sharma versus State of MP 1998 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या हुआ था, मिस्टर शर्मा थे, जो मंगली लाल शर्मा थे, ये एक सिविल सर्वेंट थे मध्य प्रदेश में। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट इन मध्य प्रदेश, और पर्सनल रीजंस के कारण उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो अपनी जॉब को रिजाइन कर देंगे। तो उस वजह से उन्होंने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, जो कि अथॉरिटी को मिला, लेकिन वो अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया और उनके रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। नाउ इतने टाइम में ही अभी तक उनका कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मीनवाइल उन्होंने क्या किया, अपना माइंड चेंज कर लिया और ये डिसाइड कर लिया कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। अब उन्हें अभी रेजिग्नेशन का कम्युनिकेशन नहीं दिया गया था। इज इट क्लियर? उनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हुआ या नहीं है उसके रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया था उनको। सो वो अपने ऑफिस में दोबारा से गए और अपनी ड्यूटीज को उन्होंने रिज्यूम कर दिया, दोबारा से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो ऑफिसर इंचार्ज थे उन्होंने अलाउ नहीं किया था, ऑफिसर इंचार्ज ने उन्हें अलाउ नहीं किया था कि वो अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम कर ले। सो ही वेंट टू द कोर्ट फॉर सीकिंग डिक्लेरेटरी डिक्री। तो वो कहाँ पे गए थे, कोर्ट में गए थे और अपनी डिक्लेरेटरी डिक्री को सीख करने के लिए, रिलेटिंग टू हिज लीगल स्टेटस, कि यहाँ पे मेरा जॉब का लीगल स्टेटस है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, विच वाज बीइंग डिनाउड नाउ। लेकिन अब यहाँ पे हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट, पहले केस हाई कोर्ट में गया था, क्योंकि उससे सबसे पहले केस आपका लोअर कोर्ट में गया था, लेकिन लोअर कोर्ट ने डिक्लेरेशन रिफ्यूज कर दी थी, मना कर दी थी यहाँ पे कि डिक्लेरेशन नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद केस आपका हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में जब अपील की गई, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया और उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने भी फ्लोर कोर्ट का जो डिसीजन था कि डिक्लेरेशन नहीं ग्रांट होगी, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया केस, ठीक है, तो स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में गई है। सो इशू क्या था, वाज वेदर द एब्सेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, whether the absence of consequential relief bars the declaratory decree or not, bars the declaratory decree or not, and whether the provision is mandatory or not. So objection क्या लिया गया था यहाँ पे, स्टेट ने क्या ऑब्जेक्शन लिया था कि जब जो एम्प्लॉय अपना स्टेटस क्लेम कर रहा है एम्प्लॉयर का, और वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ फॉर
further has not been asked in the shape of areas of salary कि consequential relief areas of salary का तो उन्होंने बोला ही नहीं है. So उनकी fault से और flow से सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स का वर्डिक्ट को अपील्ड कर दिया और डिक्लेरेटरी डिग्री नहीं दी है क्योंकि यहाँ पे consequential relief नहीं मांगा गया था in the shape of areas of salary. So कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है सेक्शन 34 के अंदर जहां पे एक ड्यूटी कास्ट हो रही है कोर्ट पे कि नॉट टू ग्रांट डिक्लेरेटरी डिग्री इफ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ हैज नॉट बीन आस्क्ड. इज इट क्लियर? तो दिस वाज रिगार्डिंग द डिक्लेरेटरी डिग्री. अब हम इसके बाद इसके बेयर लैंग्वेज को एक बार हमने एनालाइज कर दिया कि सेक्शन 34 आपका क्या कह रहा है. इज इट क्लियर? वी हैव टू सेक्शंस रिगार्डिंग डिक्लेरेटरी डिग्री. सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 है. तो अब यहाँ पे हम ये बेयर लैंग्वेज देखेंगे कि आपकी बेयर लैंग्वेज क्या कह रही है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे. इट इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दी बेयर लैंग्वेज स्पेशली फॉर प्री एग्जाम. इज इट क्लियर? So guys, I'm sending you the link again. Please join that.